हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमारी जो ये एस्टेट पीजीटी की एक सीरीज चल रही है, चैप्टर वाइज सीरीज। उस चैप्टर वाइज सीरीज में आज हमारा सेकंड डे है और कल हमने बाइनोमियल पढ़ा था। शायद आपने बाइनोमियल के सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख लिए होंगे और पढ़ लिए होंगे। आज उस चैप्टर वाइज सीरीज के अंदर हम सेकंड चैप्टर करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज। मैं पहले वो चैप्टर करवा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद थोड़े से कम इम्पोर्टेंट करवाऊंगी। तो ऐसे हम अपनी ये चैप्टर वाइज सीरीज कंप्लीट कर लेंगे। और आज हमारी जो इस सीरीज का सेकंड चैप्टर रहेगा वो सीक्वेंस एंड सीरीज रहेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर पहले डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, फिर उसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाऊंगी सारे जो इम्पोर्टेंट है। when some numbers are arranged in a sequence when some number are arranged in a sequence under a definite rule। जब हम कोई भी टर्म होती है उनको अरेंज कर देते हैं एक डिफाइनाइट रूल के अंदर, इन ए सीक्वेंस अंडर ए डिफाइनाइट रूल, तो उसको हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। जैसे अपने पास होता है सम ऑफ द सीक्वेंस। क्या होते हैं? रिजल्ट यहीं से स्टार्ट। पहला सीक्वेंस होती क्या है? जब भी हम नंबर्स को एक डिफाइनाइट रूल के अंदर अरेंज कर देते हैं तो उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, व्हेन सम नंबर्स आर अरेंज्ड इन ए, या ये भी लिख लो बेशक, when some numbers are arranged in definite rule is called sequence। ठीक है, वैसे सीक्वेंस की अलग डेफिनेशन होती है। ग्रेजुएशन वाले पोर्शन पे मैं नहीं जा रही क्योंकि मैं +2 तक की डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, ये जहाँ पर समझाया जाता है कि नंबर्स जो होते हैं अगर एक डिफाइनाइट रूल के अंदर नंबर्स को अरेंज कर दिया जाता है तो वो अपने पास क्या बन जाती है? सीक्वेंस बन जाती है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बन जाती है। ठीक है भाई, अब अपने पास एसएन जो है, मैं कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है जो यूज करूंगी। एसएन जो रहेगा वो डिनोटेड द सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, ए एन जो है वो डिनोट करेगा nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, एस एन डिनोट करेगा सम ऑफ एन टर्म्स, ए एन डिनोट करेगा nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये सबसे ऊपर लिख लो ताकि जहां पर भी मैं एस एन यूज करूं तो वो सम ऑफ एन टर्म्स होगा, ए एन यूज करूं तो nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस की बात कर रही हूँ। ठीक है, जो ए रहेगा वो अपने पास रहेगा फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, और जहां पर भी हम डी यूज करेंगे, डी हम करेंगे कॉमन डिफरेंस ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस। बी अगर कहीं यूज करूंगी तो लास्ट टर्म बी आ जाए या फिर एल आ जाए, इनमें से कोई भी ले लूं मैं। बी और एल जो होगी लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, ये नोटेशन हम सारे रिजल्ट्स में यूज करेंगे तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एस एन जो है वो एन टर्म के सम को बता रहा है, ए एन nth टर्म को बता रहा है, ए अपने पास फर्स्ट टर्म होगी सीक्वेंस की, डी अपने पास कॉमन डिफरेंस होगा टर्म्स का, और एल और बी जो है लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस को डिनोट करेंगे। क्लियर है भाई? ठीक है, लिखो रिजल्ट अब। ए एन क्या होता है? ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन क्या है अपने पास? एन अपने पास ए अपने पास फर्स्ट टर्म होगी, डी अपने पास कॉमन डिफरेंस होगा, और एन का मतलब क्या है? एन का मतलब nth टर्म। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, फिर यहीं से एस एन लिखो।
एस एन अपने पास सम होता है एन टर्म का, वो होता है एन बाय में 2 और एन बाय में 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, और एक होता है एन बाय में 2 ए प्लस ए एन बोल लो या फिर एन बाय में 2 ए प्लस एल बोल लो। ये क्या होती है? लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म, और ये nth टर्म ही होती है, इसको भी लास्ट टर्म ही बोलते हैं, nth टर्म ही तो होती है, ये भी क्या होती है? लास्ट टर्म और nth टर्म। ठीक है भाई, क्लियर है इतना? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट कर दो इसको इरेज। नेक्स्ट भाई, अगर कोई एपी है तो रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट 1 ये है, अगर आपके पास टीएन दे रखा, यहाँ पे जो एएन ले रही हूँ मैं, वहाँ पे तुम टीएन भी कर सकते हो, यहीं पे टीएन nth टर्म ही है ये। टीएन इज इक्वल टू में होती है एस एन माइनस टू आइस ऑफ एस एन माइनस 1। ठीक है, सॉरी, क्या होती है? एस एन माइनस एस एन माइनस 1। सम ऑफ एन टर्म्स लो, सम ऑफ एन माइनस 1 टर्म सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या बचेगा? nth टर्म बच जाएगा। फिर डी की वैल्यू एक तो होती है a2 माइनस a1, और अगर सम की फॉर्म में लिखोगे तो होती है अपने पास s2 माइनस टू आइस ऑफ s1। ठीक है, डी की वैल्यू a2 माइनस a1, ये अपने पास टर्म होती है, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज डी, और सम की फॉर्म में लिखोगे सम ऑफ टू टर्म माइनस टू आइस ऑफ सम ऑफ फर्स्ट टर्म। क्लियर है भाई इतना? ठीक है, सेकंड है, अगर हमें दे रखा टी एन माइनस में टी क्यू बाय में एन माइनस क्यू इक्वल होता है टी पी माइनस में टी क्यू और पी माइनस में क्यू। ये हम कहाँ यूज करते हैं? इफ pth एंड qth term given and find tn। nth टर्म जब फाइंड आउट करनी हो, pth टर्म दे रखी हो और qth टर्म दे रखी हो, तो ऐसे नहीं करोगे आप उसको एक बार a प्लस एन माइनस 1 p माइनस 1 डी करके निकाल रहे हो फिर ये करोगे। डायरेक्ट आपको टर्म दे रखी होगी, tn को tn मानो, आपको pth टर्म दे रखी होगी, qth जो भी टर्म दे रखी है डायरेक्ट इसके अंदर पुट करो। a प्लस एन माइनस 1 डी निकाल के a निकाल रहे हो, d निकाल रहे हो, वो सब कुछ नहीं करना क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है, सीधा nth टर्म निकालनी है। qth आपके पास गिवन है, मान लेते वो देता थर्ड टर्म देगा तो यहाँ पे थर्ड टर्म दे देता और एक दे देता फोर्थ टर्म। तो अब करो ना, टी एन माइनस में क्या हो जाएगा? T4 कर लिया, टी एन माइनस में T4 कर लिया, T3 माइनस में T4 कर लिया, 3 माइनस में 4 कर लिया, 3 माइनस यहाँ पे n माइनस में 3 रहेगा, तो यहाँ से जो भी टर्म आएगी डायरेक्ट n की टर्म nth टर्म आ जाएगी, a और d की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड अपने पास क्या रहेगी? अगर हमें दे रखा है, ये दे दे p टाइम ऑफ टी पी इज इक्वल टू में q टाइम ऑफ टी क्यू दे दे, p टाइम ऑफ टी पी और q टाइम ऑफ दे दे टी क्यू। दिस इंप्लाइज दैट कि टी पी प्लस क्यू टर्म इज इक्वल टू में 0। केवीएस और एनवीएस में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे बेस्ड। ठीक है, और एचटेट में क्या आता है? डायरेक्ट नहीं आएंगे, बस वो आपको टर्म देगा पी एथ और क्यू एथ और आप डायरेक्ट इसके अंदर रखिए। ठीक है, p टाइम ऑफ टी पी, q टाइम ऑफ टी क्यू और टी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू में 0 होगा। ठीक है भाई, आगे वो दे दे फोर्थ, अगर टी पी इज इक्वल टू में क्यू है और टी क्यू इज इक्वल टू में p दे रखा है, तो भी अपने पास टी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ से जो अगर nth टर्म पूछता है तो वो क्या होती है? p प्लस क्यू माइनस n। ठीक है भाई, टी पी इज इक्वल टू क्यू, टी क्यू इज इक्वल टू पी, टी पी प्लस क्यूथ टर्म 0 होगी, इसमें भी टी पी प्लस क्यूथ टर्म 0 होगी। यहाँ से अपने पास इसकी हेल्प से टी एन निकाल सकते हैं पी प्लस क्यू माइनस एन करके। क्लियर है इतना? क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट, अगर अपने पास टी पी इज इक्वल टू 1 बाई क्यू दे रखा है और टी क्यू इज इक्वल टू 1 बाई में पी दे रखा है, तो टी पी क्यू इज इक्वल टू में 1 होगा, टी पी क्यू इज इक्वल टू में 1 होगा, और यहाँ से एस पी क्यू भी निकाल सकते हैं, वो होगा पी प्लस क्यू बाय वो होगा पी क्यू प्लस 1 बाय में 2। एस पी क्यू यहाँ से होगा
टी पी क्यू इज इक्वल टू में 1 होगा और एस पी क्यू 1/2 पी क्यू प्लस 1 होगा। पीएथ टर्म 1/क्यू दे रखी है, क्यूएथ टर्म 1 में पी दे रखी है, तो टी पी क्यू इज इक्वल टू में 1 होगा और एस पी क्यू इज इक्वल टू में पी क्यू प्लस 1/2 होगा। इसको याद रखने का एक और तरीका है, जैसे अपने पास टी पी इज इक्वल टू में क्यू है, टी क्यू इज इक्वल टू में पी है, तो यहाँ से हम सम निकाल सकते हैं p प्लस क्यू, वो 0 रहेगा, या p टाइम दे दे और इसका q टाइम दे दे तो भी। इसमें हमें पता कैसे चलेगा, इसमें कन्फ्यूजन कहाँ होती है कि p प्लस क्यू किस में आएगा और p क्यू किस में आएगा। अगर 1/p 1/q दे रखी है तो प्रोडक्ट आएगी, क्योंकि 1/p 1/q को ऐड तो कर नहीं सकते डायरेक्ट, वो तो एलसीएम लेके करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1/q 1/p है, वहाँ पे p q की टर्म आएगी। ठीक है, क्लियर है भाई? ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट लिखना है, यही लिखवा दो, चलो ऊपर लिखवा देते हो। नेक्स्ट रिजल्ट कौन सा है? 6th लिखो भाई, 6th में क्या है, अगर SP इज इक्वल टू में SP इज इक्वल टू क्यू और SQ इज इक्वल टू में P दे दिया जाए, SP इज इक्वल टू में क्यू और SQ इज इक्वल टू P दे दिया जाए, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, कई बार आता है ना। वो था टी पी, वहाँ पे था p प्लस क्यूएथ टर्म, यहाँ सम है p प्लस क्यूएथ टर्म का और वो होगा माइनस ऑफ p प्लस क्यू। वहाँ पे क्या हो गया था, p प्लस क्यू क्या हो गया था, 0 हो गया था, यहाँ पे माइनस ऑफ p प्लस क्यू होगा। नेक्स्ट 7th में अगर अपने पास SP इज इक्वल टू में SQ दे दिया जाए, दिस इम्प्लाइज दैट SP प्लस क्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर SP इज इक्वल टू SQ हो तो अपने पास 0 हो जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस की कितनी भी टर्म ले लो उनका जो सम होगा वो हमने सपोज कर लिया S को, P टर्म का सम भी S को, Q टर्म का सम भी S को, तो P प्लस Q टर्म का सम किसको जाएगा, 0 को जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है, नेक्स्ट 8th, अब आएगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, अब आएंगे कि हमने अर्थमेटिक मीन टर्म्स के बीच में रखना है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन हमें क्या लिखना है अब, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन के अंदर बिटवीन टू टर्म्स, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू टर्म क्या होता है, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन होता है अपने पास a प्लस बी बाई 2, किसका, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन किसका है, a एंड b का, a और b का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी बाय में 2। इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक मीन नहीं है, अर्थमेटिक मीन की अब जो प्रॉपर्टीज आएगी वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है भाई? इसी के अंदर प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखना है, एन अर्थमेटिक मीन, एन अर्थमेटिक मीन, AM का मतलब अर्थमेटिक मीन है, एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, बिटवीन A एंड B। देन अगर एन अर्थमेटिक मीन है अपने पास A और B के अंदर, तो अपने पास किस तरह से होंगे, पहली टर्म अपने पास A होती है, दूसरा मैंने A1 रख दिया, A2 रख दिया एंड सो ऑन, AN रख दिया और B रख दिया। ठीक है, तो हमें यहाँ से बताइए, ये AP है अपने पास, अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं, ये एपी में ही कर रहे हैं, ये एपी में टर्म, तो ये अपने पास ए होगी फर्स्ट टर्म, ये अपने पास क्या होगी, ए प्लस डी, ये क्या होगी, ए प्लस 2d, ये क्या होगी, ए प्लस एन डी, तो ये क्या होगी, ए प्लस एन प्लस 1d। यहाँ से देखना, यहाँ से आप क्या करोगे, जो लास्ट वाली टर्म है उससे देखना एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आ जाएगा कि a प्लस एन प्लस 1 d इज इक्वल टू क्या है, b। यहाँ से मैं कर लूँ क्या, दिस इज इक्वल टू b माइनस ए, यहाँ से d की वैल्यू निकाल लूँ, b माइनस ए बाई एन प्लस 1। देखो रिजल्ट आ गया निकल के। अगर अपने पास a और b के बीच में कितने भी अर्थमेटिक मीन रखते हैं हम, तो मान लेते हैं यहाँ पे n अर्थमेटिक मीन रखें, तो d की वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर, जो भी जिस भी नंबर्स के बीच में हम रख रहे हैं b माइनस ए, कितने भी रखेंगे b माइनस ए, उनसे एक ज्यादा से डिवाइड कर देंगे, जितने नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन बोल रहे हैं उससे एक ज्यादा से डिवाइड कर देंगे। यहाँ n अर्थमेटिक मीन थे तो नंबर क्या था, a और b, हमें नहीं पता वे क्या आएंगे, लेकिन हमें ये पता है कि n रखे हुए हैं, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, b माइनस ए बाई
n+1। अगर अब ये अर्थमेटिक मीन अपने से निकलवाने लग जाए, यानी कि बोले a1 की वैल्यू निकालो, हमें पता है a क्या है अपने पास, a+d, तो मैं निकाल दूंगी a, और d की वैल्यू मैंने निकाल ली है, तो क्या आ जाएगी, इसका एलसीएम लेंगे तो an प्लस में a प्लस में b माइनस a बाय में n+1, a से a कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा an प्लस b बाय में n+1। क्लियर है भाई इतना, ये मैं बस निकाल के दिखा रही हूँ आपको कैसे निकालना है, आपको रिजल्ट सिर्फ यही याद करने हैं, ये तो कि आप अप्लाई कैसे करोगे, जिसको नहीं पता कि अप्लाई कैसे करेंगे, जिसने बाइनोमियल चैप्टर एक बार भी नहीं पढ़ा है उनके लिए बता रही हूँ, जिन्होंने पढ़ रखा है बहुत बार उनके लिए नहीं है, वो तो डायरेक्ट जाएंगे, वो तो डायरेक्ट इन रिजल्ट्स को लिखे कि हमें ये रिजल्ट्स यूज करने हैं। ठीक है भाई, क्लियर। पता है रिजल्ट दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है, अपने पास सारे के सारे रिजल्ट होने भी जरूरी है और वो क्वेश्चंस में अप्लाई करने भी हमें आने चाहिए। तो आप इन रिजल्ट्स को बार बार पढ़ो और बार बार क्वेश्चन में लगा के देखो तो होएगी। ठीक है, डी की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू अपने पास दे रखी है, यानी कि बेसिकली अगर अपने पास ए और बी दो नंबर दे रखे हैं, उसके बीच में अर्थमेटिक मीन है, एक अर्थमेटिक मीन है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने भी हो, डी की वैल्यू कितनी होगी, बी माइनस ए, जितने नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन है उससे +1 कर देंगे, उसे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे अगर n अर्थमेटिक मीन है तो किससे डिवाइड होगा, n+1 से। n-1 अर्थमेटिक मीन है तो किससे डिवाइड होगा, n से। 2 अर्थमेटिक मीन है तो b माइनस ए बाय में कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर होगी भाई बात, क्लियर होगी। ठीक है, इससे अपने पास या तो डी की वैल्यू पूछ सकता है या किसी भी अर्थमेटिक मीन की वैल्यू पूछ सकता है। इसका वैसे मैं एक वे और बता दूंगी, पर वो क्वेश्चंस करवाऊंगी ना तब करवा दूंगी, छोड़ो उसको, रिजल्ट्स डायरेक्ट याद कर लो ये। ठीक है, नेक्स्ट भाई, हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं ना पीजीटी एचटेट के अंदर, मैं उनके टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाऊंगी आपको, और वो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में क्या करेंगे कि मैं शॉर्टकट से ही आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इनको कम टाइम में कर सकते थे। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट तैयार करने में। जैसे एक एग्जांपल बता देती हूँ, हाँ इसी के अंदर एक रिजल्ट और लिखना है। अगर अपने पास पूछ लेता है ए के बीच में हमने क्या किया, A1 A2 अप टू AN, n अर्थमेटिक मीन लिए, और यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन। फाइंड आउट क्या करना है, नेक्स्ट डाल लो ये टॉपिक, ये पॉइंट जो था इसका आई थिंक 7th होगा ये। ठीक है, फाइंड आउट द सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन, यानी कि ये पूछ रहा है A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN का सम क्या होगा। अब हमें सम का फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था, क्या होता है, n बाय में 2, 2a प्लस n माइनस 1 d, ये बताया था, और एक क्या बताया था, n बाय में 2 a प्लस an। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे करना है इसको यूज, ये क्या होगा n बाय में 2, क्योंकि ये n है अपने पास, a की वैल्यू क्या है अपने पास, a1 रहेगा, और प्लस में क्या रहेगा, an की वैल्यू कितनी है अपने पास, ये फर्स्ट टर्म है, सॉरी ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म होती है, तो ये क्या होगी a प्लस डी, ये क्या है a, ये अपने पास क्या रहेगी, 2 आया तो a प्लस 2d आएगा, n है तो क्या होगा a प्लस एन डी, तो मैं इसको क्या रखूंगी n बाय में 2, इसको a1 को रखना है a प्लस डी, इसको रखना है a प्लस एन डी, यहाँ से क्या बन गया भाई n बाय में 2, ये क्या होएगा 2a प्लस n प्लस 1 d, और d की वैल्यू तो अभी निकाली थी ना आपने, क्या थी b माइनस ए बाई एन प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो गया, a से ये चला गया, तो क्या बचेगा अपने पास, सही किया है क्या, ठीक है, ये हो जाएगा n बाई में 2, ये क्या बच गया a प्लस बी, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, जब भी n अर्थमेटिक मीन का सम पूछ ले तो जो भी दो टर्म दे रखी इनके बीच में n अर्थमेटिक मीन डाले हुए हैं, और ये इन सब का सम पूछ रहा है, इन सब का सम पूछ रहा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन मल्टीप्लाई कर देंगे n बाई 2 से,
इन दोनों का एडिशन और मल्टीप्लाई कर देंगे n/2। अगर ये n है तो n/2 से, अगर बीच में 3 होते तो 3/2 से, अगर 5 होते तो 5/2 से, अगर 7 होते तो 7/2 से मल्टीप्लाई कर देते दोनों को ऐड करके। जैसे कि एग्जांपल लिख लो, आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द सम ऑफ 8 अर्थमेटिक मीन, सम ऑफ 8 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 1 एंड 49। तो आप कैसे निकालोगे भाई, यानी कि ये पूछ रहा है A1 प्लस A2 A8, यही पूछ रहा है, तो कितने हैं 8, तो आप निकालोगे 8/2, और यहाँ पे कितना है 1 प्लस 49। ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, ए बी की वैल्यू कितना हो गया 50, तो ये हो गया 8 मल्टीप्लाई 50/2, तो ये कितना हो गया 4, तो कितना आएगा आंसर 200। ऐसे निकाल सकते थे। अदरवाइज आप अर्थमेटिक मीन निकालते जाओगे, 8 अर्थमेटिक मीन निकालोगे, फिर उनका सम निकालोगे, नहीं आपको इस तरह से शॉर्टकट से जाना है। ठीक है भाई, क्लियर है? बस इससे यही पूछ सकता है, या तो अर्थमेटिक मीन का सम पूछता है, या कोई भी अर्थमेटिक मीन पूछ लेगा, या डी की वैल्यू पूछ लेगा, और इससे ज्यादा तो कुछ पूछ नहीं सकता। ठीक है, यहीं से एक चीज और डाल लो टॉपिक में, एक और नोट बना के लिख लो। अगर अपने पास निकालना है हमें बिटवीन टू नंबर्स, बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, ठीक है, आपको निकालना है सम ऑफ m अर्थमेटिक, सम ऑफ m अर्थमेटिक मीन बाय में सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन। क्या आएगा भाई, ये आएगा m बाय में n। कैसे आएगा मैं बता देती हूँ। m अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा है तो अपने पास उसका सम कितना होता है, अपने पास m बाय में 2 a प्लस b बाय 2, और ये क्या होगा n बाय में 2 और a प्लस b, ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया m बाय n। क्या लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ भाई। अगर दो नंबर्स के बीच में a और b के बीच में m अर्थमेटिक मीन का सम, m अर्थमेटिक मीन और n अर्थमेटिक मीन का अगर रेशियो पूछता है तो m रेशियो n ही आ जाएगा, और कैसे आ जाएगा ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है भाई? ठीक है, इससे रिलेटेड ये टॉपिक खत्म हो गया है। अब एपी की बस कुछ टर्म्स का और रह गया है, फिर एपी खत्म हो जाएगा, जीपी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर अपने पास अर्थमेटिक मीन के अंदर, हाँ, टर्म्स किस में दे रखी हैं, टर्म्स आर इन एपी, टर्म्स किस में दे रखी हैं एपी में, क्योंकि ये पूरा टॉपिक एपी का ही चल रहा था। टर्म्स आर इन एपी, अगर टर्म एपी में दे रखी है, ठीक है, टर्म किस में दे रखी है एपी में दे रखी है। क्लियर है? तो अगर ओड नंबर ऑफ टर्म है, हाँ, वी सिलेक्टेड 3 टर्म, ओड नंबर 3 टर्म को कैसे सिलेक्ट करेंगे, बीच में हमें ए रखना है, इधर जाएंगे a प्लस डी, इधर जाएंगे a माइनस डी। अगर 5 टर्म कहता है, कितनी कहते हैं 5 टर्म्स, तो हम कैसे, बीच में जब भी ओड आए बीच में a को रखना है, उससे उधर एक d बढ़ाते जाओ, a प्लस डी, a प्लस 2d, यहाँ जो प्लस किया है d वही माइनस कर दो, a माइनस डी और a माइनस a माइनस 2d। ठीक है, यानी कि जब भी अपने पास n की वैल्यू ओड दे रखी हो तो बीच में हमें a रख लेना है, उधर प्लस टी करते जाएंगे और इधर माइनस टी करते जाएंगे। क्लियर है? 2 2 1, यहाँ पे भी दिस। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म आती है, यानी कि हम सेलेक्ट करते हैं 4 टर्म को, हम सेलेक्ट करते हैं 4 टर्म को, तो 4 टर्म में ओड नंबर में कहीं पर भी a नहीं रखेंगे, डायरेक्ट हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर a प्लस डी से, a प्लस डी, इसमें डी डी ऐड कर रहे थे, इसमें 2d हो जाएगा, यानी कि a प्लस 3d, 4 करनी है हमें, तो इधर क्या करेंगे, a प्लस डी किया है तो a माइनस डी भी करेंगे, और यहाँ a माइनस 3d भी करेंगे। ठीक है, इसमें कहीं पर भी इवन नहीं आएगा, जैसे 2d नहीं आएगा, 4d नहीं आएगा। अगर हमें 5-6 टर्म लेनी हो, कितनी सेलेक्ट करनी हो, 6 टर्म्स,
तो 6 टर्म को कैसे लेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे हमेशा, इसमें a से स्टार्ट करेंगे, इसमें a प्लस डी से, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d। मैं यही बताने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पे a प्लस 2d नहीं आएगा, 4d नहीं आएगा। वैसे तो आप इसको कर भी लोगे, पेपर में भी कर लोगे, लेकिन ये चीज़ें आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए ताकि वहाँ पे टाइम बचे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, a माइनस डी होगा, a माइनस 3d होगा और a माइनस 5d होगा। क्लियर होगा भाई। 6 टर्म, 8 लोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे a प्लस 7d, यहाँ a माइनस 7d। अगर 10 लोगे तो वहाँ पे a प्लस 9d, a माइनस 9d। क्लियर हो गया भाई। इस तरह से तुम्हें एपी के अंदर टर्म को सिलेक्ट करना है। क्लियर है भाई, क्लियर है। अब एक और लिख लो, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, सम होता है n प्लस 1 बाय में 2। सम ऑफ ओड नंबर आ जाए, सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर वो होता है n स्क्वायर, ठीक है भाई। फिर सम ऑफ, इस तरह के टर्म्स का सम आ जाए 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब एंड सो ऑन n की क्यूब। तो इनका जो सम होता है वो होता है n प्लस 1 बाय 2, जो भी ऊपर आया था उसका स्क्वायर हो जाएगा क्यूब के अंदर, ठीक। इनको मैं साथ साथ इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ताकि इन दोनों का रिलेशन बना के तुम्हें याद रहे, ठीक है। अगर ये आ जाए, सम निकालना है आपको 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड n का स्क्वायर। ये होता है n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाय में 6। इस तरह के क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं, डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला याद भी नहीं है तो n की वैल्यू 1 पुट करके देख लो, n की वैल्यू 2 पुट करके देख लो, जो भी आंसर होएगा वो हो जाएगा, उससे ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं है, ड्राइव करने की बजाय कौन सा फॉर्मूला होगा n की वैल्यू पुट करके देख लो आंसर को कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है भाई। क्लियर हो गया। अब चलते हैं जीपी पे। जीपी से पहले फिर रह गया है एक दो टॉपिक और, वो और लिख लो भाई। कौन सा रह गया है, इफ वी ऐड 14th पॉइंट चल रहा है, इफ वी ऐड subtract any real number from each term of AP, then अगर हम AP की ईच टर्म में से कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपने पास रिजल्टिंग सीक्वेंस, देन रिजल्टिंग सीक्वेंस have no effect and also common difference is same, कॉमन डिफरेंस भी सेम रहेगा और सीक्वेंस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर इस टर्म में से हम क्या कर रहे हैं, एपी की वे टर्म है उसमें से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी के अंदर सेकंड पॉइंट 15th पॉइंट और लिख लो, इफ वी मल्टीप्लाई बाय नॉन जीरो नंबर, इफ वी मल्टीप्लाइंग और डिवाइड बाय नॉन जीरो नंबर also have no effect on AP या on sequence। क्लियर हो गया भाई। अब फाइनली आपका AP कंप्लीट हो गया है, अब हमें जीपी करना है। क्लियर हो गया है।
हम वैसे तो हम ये स्टैट में करेंगे सब कुछ कि अगर हम एपी की किसी भी टर्म के अंदर कुछ ऐड कर दें या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें या किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जो नॉन जीरो होना चाहिए और डिवाइड कर दें, तो उस एपी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और उसका कॉमन डिफरेंस भी सेम रहता है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट भाई, अब चलेगा जीपी। और लास्ट में इनके सारे रिजल्ट कंबाइन चलेंगे फिर। ठीक है भाई, जीपी के अंदर क्या होता है, जीपी कैसे होती है अपने पास, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर ए होता है ए आर स्क्वायर, ए आर की क्यूब और ए आर की पावर n-1, यानी कि अपने पास इसकी जो nth टर्म होगी tn, वो अपने पास क्या होगी ए आर की पावर n-, क्योंकि जीरो आर की वैल्यू जीरो से स्टार्ट हुई तो n-1 तक क्या होगी, nth टर्म होगी, तो ए की पावर क्या हो जाएगी n-1। जैसे वहां निकाली थी ऐसे ही हमें आर की वैल्यू, वहां पे बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, आर रहेगा। और जीपी में कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जीपी में जो कॉमन डिफरेंस होता है आर इज इक्वल टू में वो होता है A2 बाय में A1, यही होता है। आर की वैल्यू क्या होती है A2 बाय में A1, A3 बाय में A2, A4 बाय में A3 एंड AN बाय में AN-1। उससे क्या आता है कॉमन डिफरेंस। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन डिफरेंस को। ठीक है भाई, तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे निकालेंगे तो ये आ जाएगी b बाय में a की पावर 1 बाय में n+1। अभी इसको भी प्रूफ कर देती हूँ जैसे वहां पे किया था। ये अपने पास क्या है जीपी, ये अपने पास क्या है जीपी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टर्म को एक मिनट रुको, यहाँ पे एक बार डायरेक्ट लिखो, वहां पे देखते हैं। यहाँ पे क्या होएगा अपने पास कि जो r की वैल्यू है वो क्या होगी अपने पास b बाय में a, इसके अंदर अपने पास r की वैल्यू रहेगी b बाय में a। वो पीछे वाला रहने दो, एक बार जो लिखा था वो आगे करेंगे हम। r की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे b बाय a, कैसे होगी b बाय a, b का मतलब मैं बोल रही हूँ ये टर्म और a का मतलब बोल रही हूँ मैं ये वाली टर्म, तो दिस बाय में दिस हो जाएगी। b का मतलब है यहाँ पे ar, ठीक है, ar बाय में a हो जाएगा, ए आर स्क्वायर बाय में ए आर, इससे r की वैल्यू आ जाएगी, उसी को हम कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर SN निकालेंगे, जीपी का SN निकालेंगे। जीपी का SN जो रहेगा वो अपने पास क्या रहता है, अगर अपने पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है, SN की बात करें तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, तो यहाँ पे क्या होगा a 1 माइनस आर की पावर n बाय में 1 माइनस में r, इफ r की वैल्यू क्या है लेस देन 1, और a r की पावर n-1 बाय में r-1 इफ r क्या है ग्रेटर देन 1, और तीसरा अपने पास आएगा na इफ r इज इक्वल टू 1। क्या बताया मैंने, अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस r और a रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो r की पावर n-1 बाय में r-1 हो जाएगा, और r की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आएगा na। क्लियर है भाई, ये तीनों रिजल्ट क्लियर है। ठीक है, अगर यहाँ पे निकालना है एस इन्फिनिटी, एस इन्फिनिटी में क्या होगा, अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है, अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है, मैं मोड ही ले लेती हूँ। ठीक है, मोड r अगर लेस देन 1 है तो ये होगा a बाय में 1 माइनस r, और इफ r की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये रहेगा इनफाइनाइट। ठीक है, और r इज इक्वल टू में 1 है तो भी ये रहेगा इनफाइनाइट। आर ग्रेटर देन 1 पे इनफाइनाइट, तभी हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में ग्रेजुएशन में हम पढ़ते हैं कि सीरीज डाइवर्जेंट होगी ग्रेटर देन 1 के लिए, a बाय 1 माइनस आर, आर अगर लेस देन 1 है। क्लियर हो गया है भैया, इतना क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, मुझे बहुत सारे रिजल्ट लिखवाने हैं तुम्हें क्योंकि ये चैप्टर बहुत थोड़ा सा बड़ा है, और इसमें से कई बार तो क्या करता है एग्जामिनर इस टॉपिक को उठा लेता तो 4-5 क्वेश्चन को भी ले लेते हैं। ये बाइनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है एस्टेट के लिए तो बहुत ही ज्यादा। ज्योमेट्रिक मीन निकालना है हमें, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू टर्म है ए एंड बी। क्या होगा भाई उसका ज्योमेट्रिक मीन, ए बी होगा। अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है ऑफ एन टर्म,
एन टर्म है अपने पास A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN। तो क्या होगा, इन सब की प्रोडक्ट कर दो और उसकी पावर कितनी ले लेंगे 1/n। ये क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन। एन टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन यही होता है। क्लियर हो गया है भाई? ठीक है, क्लियर हो गया है। उन सब की प्रोडक्ट और 1/n हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट रिजल्ट इसके अंदर लिखो भाई। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, जैसे वहां पे हमने दो टर्म के बीच में A और B के बीच में n अर्थमेटिक मीन लिए थे, तो यहाँ पे वो ज्योमेट्रिक मीन पूछ सकता है। लेट n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। ठीक है, दो टर्म है अपने पास A और B, उसके बीच में n ज्योमेट्रिक मीन है, तो मतलब कैसे रहे होंगे A, हाँ, और अपने पास रहेगा G1 G2 एंड सो ऑन, कितना होगा Gn और B। ठीक, ये फर्स्ट टर्म होगी तो A होगी, ये क्या होगी AR होगी। फर्स्ट टर्म अपने पास A, सेकंड टर्म क्या होती है भाई AR, ये क्या होती है AR स्क्वायर, तो ये क्या होगी AR की पावर n, ये क्या होगी AR की पावर n+1। क्लियर हो गया। यहाँ से मैं एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालूंगी जैसे वहां पे निकाला था। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या होगी, B इज इक्वल टू क्या दे रखा है अपने पास AR की पावर n+1। ए को मैं इधर ले आऊं, क्या आ जाएगा B/A इज इक्वल टू R की पावर n+1। दोनों साइड 1/n+1 की पावर रेज करवा देंगे, तो क्या होगा B/A की पावर कितनी हो जाएगी 1/n+1 इज इक्वल टू में R। तो R की वैल्यू यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, B/ में A 1/ में n+1। या तो वो यहाँ से क्या पूछेगा आपसे, कॉमन डिफरेंस पूछ सकता है। अब G1 की वैल्यू निकाल लोगे, G1 की वैल्यू है AR, तो G1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से AR, तो A इंटू में B/A की पावर कितनी होगी n+1, तो ये कितनी हो जाएगी अपने पास B की पावर n+1 और A की पावर n। ठीक है, सिमिलरली G2 निकाल लोगे, Gn भी निकाल लोगे। ठीक है, या तो ये पूछेगा या फिर आपसे क्या पूछ सकता है, वहां पे क्या पूछेगा अर्थमेटिक मीन का सम पूछेगा, यहाँ पे इन ज्योमेट्रिक मीन की प्रोडक्ट पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, दूसरा ये पूछ सकता है ना, ये ज्योमेट्रिक मीन है भाई G1 G2 Gn, वो पूछ सकता है G1 G2 G3 एंड Gn की ये प्रोडक्ट है बीच में, प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी यही पूछ सकता है, ज्योमेट्रिक मीन की प्रोडक्ट। मैंने A और B की प्रोडक्ट बताई थी, तो आपको बताया था कि उन सारे नंबर्स की क्या कर लो प्रोडक्ट और उसकी पावर क्या कर दो 1/n, यही बताया था, यही बताया था। ठीक है, करके देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा अपने पास AR स्क्वेयर AR की क्यूब और यहाँ पे होगा AR की पावर n। ठीक है भाई, यही पूछ रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी होगी, हमने A की वैल्यू उठाई, यहाँ से A की वैल्यू यहाँ तक गई है, तो A की पावर कितनी हो जाएगी अपने पास 1 1 1, तो कितनी हो जाएगी पावर n, और R की पावर कितनी हो जाएगी 1 + 2 + 3 प्लस अप टू कितनी होगी n। ठीक है, तो ये कितनी होगी A की पावर n, R की पावर कितनी हो जाएगी n+1/2। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना। यहाँ पे क्या होगा A की पावर n एज इट इज, R की वैल्यू हमने क्या निकाली थी अभी, R की वैल्यू क्या थी B/A की पावर कितनी आई थी 1/n+1, और ये कितनी दे रखी है n+1/2, n+1 से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया अपने पास A की पावर n, B की पावर कितनी है n/2 और A की पावर भी कितनी है n/2। इसको अगर करोगे तो क्या आ जाएगा AB की पावर n/2। तो यहाँ से अपने पास क्या रिजल्ट आ गया कि G1 G2 अप टू Gn AB की पावर कितनी हो जाएगी n/2। वहां पे क्या था, वहां पे देखना एक AP थी, तो A + B मल्टीप्लाई n/2 था, यहाँ पे प्रोडक्ट है क्योंकि GP है, AB की पावर कितनी आ गई n/2। क्लियर हो गया भाई, AB की पावर कितनी है n/2, क्लियर हो गया।
यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? या तो वो क्या पूछेगा, कोई भी ज्योमेट्रिक मीन पूछेगा, या आर की वैल्यू पूछेगा, या इनकी प्रोडक्ट पूछेगा। यहाँ पर वो सम नहीं पूछेगा क्योंकि सम निकल ही नहीं सकता। ठीक है, सम निकल सकता है ऐसे तो ए प्लस ए आर निकालोगे प्लस ए आर स्क्वायर निकालोगे तो ऐसे, फिर वो आर की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। वो ऐसा क्वेश्चन देगा नहीं क्योंकि इसके अंदर कोई ट्रिक नहीं लगेगी, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आर की निकाल के। ठीक है भाई, कोई रिजल्ट तो आना चाहिए ना निकल के। और एक चीज तो है ही, अपने हरियाणा बोर्ड में इतना दिमाग कहाँ लगाते हैं कि वो खुद से कोई नया क्वेश्चन खुद से जनरेट कर ले। जो क्वेश्चन उनको किसी पेपर में आए हुए मिलके, या फिर कोई क्वेश्चन जो बुक के अंदर है, वो डायरेक्ट ही तो देते हैं। ठीक है, जीपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म किस तरह से सिलेक्ट करते हैं? वी सेलेक्टेड नंबर ऑफ 3 टर्म। तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? ए को, यहाँ पे भी ए को ही अगर ओड दे रखा तो ए को ले लो, ए हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बाई आर। और अगर 5 टर्म है तो आप क्या करोगे, ए ले लो, ए आर ले लो, ए आर स्क्वायर ले लो, और यहाँ पे ए बाई आर और ए बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है भाई? अगर इवन टर्म है, हाँ, अगर हम सेलेक्ट करते हैं इवन टर्म को, इवन टर्म कैसे, जैसे 4 टर्म को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ए हम कभी चूज नहीं करेंगे, तो वहां पे क्या लेके चलेंगे, ए आर लेके चलेंगे, ए आर की क्यूब लेके चलेंगे, और यहां से ए बाई आर लेके चलेंगे, और ए बाई आर की क्यूब। ठीक है, ठीक है भाई। सिमिलरली अगर यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया, तो ए आर की क्यूब, ए आर की 5 लेके चलेंगे। यहाँ पे ए आर स्क्वायर नहीं लेंगे, जैसे वहां पे ए प्लस 2d नहीं ले रहे थे। क्लियर होगी बात? ठीक है भाई। अब बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला जो मैं नोट लिखवा रही हूँ, ये वाला नेक्स्ट जो रिजल्ट है, नेक्स्ट रिजल्ट सम प्रॉपर्टी ऑफ जीपी, सम प्रॉपर्टी ऑफ जीपी। जीपी क्या कहती है? पहला, अगर अपने पास ए बी सी आर इन जीपी, पहले मैं लेट कर लेती हूँ, लेट ए बी सी आर इन जीपी, तो लैम्डा ए, लैम्डा बी और लैम्डा सी आर also in GP, are also in GP। ठीक है, A बाय लैम्डा कर लूँ, B बाय लैम्डा कर लूँ, और C बाय लैम्डा कर लूँ, ये भी किस में होंगे, GP में होंगे। थर्ड पॉइंट अपने पास क्या आता है, मैंने A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर कर दूँ, ये भी अपने पास GP में आएगा। फोर्थ पॉइंट कर सकते हैं हम 1 बाय ए, 1 बाय बी, 1 बाय सी, ये भी किस में आएगा, जीपी में आएगा। फिफ्थ पॉइंट आप कर सकते हैं यहाँ पे रूट ए, रूट बी, रूट सी, ये भी जीपी में आएगा, बट इसके ऊपर कंडीशन है इफ ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0 और सी ग्रेटर देन 0, क्योंकि रूट के अंदर अदरवाइज रूट डिफाइन नहीं होगा ना, इस वजह से अपने पास ये पॉजिटिव होना जरूरी है, तभी ऐसा होगा। क्लियर हो गया? ये प्रॉपर्टीज है ज्योमेट्रिक मीन की। क्लियर है भाई? क्लियर है? ठीक है, चलो अब चलोगे हार्मोनिक मीन। किस पे चलना है? हार्मोनिक मीन। एचपी रह गया ना? ठीक है, हार्मोनिक मीन में क्या आता है, हार्मोनिक मीन में एपी का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, हार्मोनिक मीन में इन एपी सम के एपी के अंदर ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, और एच एन क्या होता है अपने पास, 1 बाय ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है भाई, ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर है? अब अपने पास हार्मोनिक मीन क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ए बी बाय में ए प्लस बी। किसके लिए होता है ये, फॉर टू टर्म ए एंड बी, उसके लिए क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ए बी बाय ए प्लस बी। हार्मोनिक मीन के अंदर अगर डी डैश डिनोट कर रही हूं मैं, वो क्या होता है अपने पास, बी माइनस ए बाय में, बी बाय में ए बाय में 2ab। ठीक है, ये अपने पास क्या रहेगा, एक मिनट,
बाय में ए भी होता है, बी माइनस ए एपी के अंदर डी की वैल्यू क्या होती है, बी माइन सॉरी ये तो अलग चीज आ गई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये अलग है। एच की वैल्यू अपने पास ट्वाइस ऑफ ए बी बाय में ए प्लस बी, ये बताऊंगी मैं, ये आगे आएगा, ठीक है। ट्वाइस ऑफ ए बी बाय में ए प्लस बी, ये अपने पास क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा किसका, टू टर्म्स का। अब अगर अपने पास हमें बताना पड़ जाए कि एच एन बताना है, ठीक है, एच एन उसका सम अगर हमें निकालना पड़ जाए तो वो अपने पास कितना होगा, वो होगा ट्वाइस ऑफ ए बी बाय में हो जाएगा अपने पास एन इंटू ए प्लस बी, ठीक है भाई, वो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी बाय में एन इंटू में ए प्लस बी, अगर अपने पास एच एन पूछ ले तो। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना, हम्म। आप एक काम और कर सकते हैं, हार्मोनिक मीन के अंदर आप एपी में सारा काम करिए और उसके टर्म्स को फिर रेसिप्रोकल कर दीजिए। जैसे आपको टर्म दे रखी है एपी के अंदर, आप टर्म दे रखी है एचपी में, तो आप उन सारी टर्म्स का रेसिप्रोकल लिख लीजिए, वो हो जाएगी एपी में। एपी में जो जो भी एचपी में पूछ रहा है वो एपी में निकालिए, और जो भी आंसर आए उसको रेसिप्रोकल कर देना, वो एचपी में हो जाएगा, ठीक है भाई। अब आ गया रिलेशन इन एचपी, रिलेशन बिटवीन एपी जीपी एंड एचपी। क्योंकि एचपी के अगर आप फॉर्मूले करेंगे तो बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से एपी करिए, जीपी करिए, फिर बता रही हूँ मैं एचपी का अगर कुछ भी पूछता है, आप क्या करिए कि जो भी टर्म दे रखी है वो एचपी में ओबीएस एचपी में गिवन होगी, तभी वो एचपी के बारे में पूछेगा। अगर हार्मोनिक में एचएम के बारे में पूछेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एचएम के बारे में पूछेगा, हार्मोनिक मीन के बारे में पूछेगा, तो सारी की सारी टर्म किस में गिवन होगी, एचएम में गिवन होगी। तो आपको क्या करना है, उसके अंदर सारी की सारी टर्म का रेसिप्रोकल कर लेना, तो वो सारी की सारी टर्म किस में हो जाएगी। जैसे आपके पास हार्मोनिक मीन में दे रखी है टर्म ए बी सी, ठीक है, ये तीन टर्म दे रखी है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको एपी में कन्वर्ट कर लेना, कैसे, 1/a 1/b और 1/c। अब जो भी काम ये एच एम में पूछ रहा है वही चीज आपको किस में निकालनी है, वही चीज आपको अर्थमेटिक मीन में निकालनी, एपी के अंदर निकालनी है, ठीक है। एपी के अंदर एपी के अंदर निकालनी है, हार्मोनिक मीन देगा एपी के अंदर, यानी कि जब भी अपने पास है हार्मोनिक प्रोग्रेशन देगा, यानी कि एचपी के अंदर अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप क्या करोगे, एपी में निकालोगे, और एपी में निकाल के जो भी आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल कर दो, वो अपने आप जो आंसर देगा वो किसका देगा, एचपी का देगा, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का देगा। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया है, हम्म। अब आ गया रिलेशन बिटवीन, पहले मैं सोच रही थी कि इसके भी लिखवा दूं सारे, पर अब मुझे लगता है नहीं, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, फिर आप दो का करिए फिर उसके बाद उसमें कन्वर्ट कर लेना। अब आ गया अपने पास रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो अपने पास क्या होता है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन होता है, ठीक है। इक्वालिटी कब होल्ड करती है, इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अगर तीनों टर्म इक्वल हो जाएगी तो इक्वालिटी होल्ड हो जाएगी इन तीनों में, ठीक है। अगर कोई भी दो टर्म है वो अर्थमेटिक में भी है और जीपी में भी, तो उनको एचपी में होना पड़ेगा, और अगर ए अर्थमेटिक मीन और एचपी में है तो उनको जीपी में होना पड़ेगा, अगर जीपी और एचपी में है तो उनको एपी में होना पड़ेगा, ठीक है। और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी ही होगी वो लाइन, वो जो टर्म होगी तीनों को क्या होगी, इक्वल होगी। एक रिजल्ट और लिख लो भाई, जी स्केयर इज इक्वल टू में ये होता है, ठीक है, जी स्केयर इज इक्वल टू में अर्थमेटिक मीन होता है, सॉरी, जी स्केयर इज इक्वल टू क्या होता है, जी स्केयर इज इक्वल टू ए एच होता है, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, और यहाँ से जी स्क्वायर ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस होता है, जहाँ पे ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0, बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। ए बी सी अपने पास मैंने कोई भी टर्म ले रखी है, ठीक है भाई।
क्लियर है? यहाँ से दो रिजल्ट और आएंगे। एक होता है अपने पास एक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके दो रिजल्ट आते हैं। एक तो आएगा a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और एक आएगा a माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है भाई, ये जो रहेंगे a प्लस दिस, ये अपने पास फर्स्ट रूट रहेगा, ये अपने पास सेकंड रूट रहेगा। ये दो रूट किसके होंगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होंगे। इस तरह से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये रिजल्ट है एक कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इस रिलेशन को फॉलो करेंगे। ए एक बार प्लस का रूट लेना है ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ए फिर माइनस का लेना है ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट बनेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। एक और लिख लो यहाँ से कि अपने पास दो ज्योमेट्रिक मीन है G1 और G2, वो क्या होंगे? H1 H2 इक्वल होंगे अपने पास A1 प्लस A2 बाय में होगा H1 प्लस H2। ये रिजल्ट G1 G2 बाय H1 H2 इक्वल होता है A1 प्लस A2 बाय में H1 प्लस H2। अर्थमेटिक मीन है तो हार्मोनिक मीन का भी अर्थमेटिक मीन लेंगे, और ज्योमेट्रिक मीन ले रहे हैं तो हार्मोनिक मीन का भी ज्योमेट्रिक मीन लेंगे। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इसके भी प्रोडक्ट लेंगे। क्लियर हो गया? क्लियर है भाई? ओके, अब इसके कुछ रिजल्ट्स हैं वो और लिख लो, बस फिर खत्म ही हो जाएगा चैप्टर। 5 मिनट की बात है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये मिक्स आएंगे अब। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बहुत हेल्प करेंगे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन करने में। ठीक है, इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी एपी में है, एचपी में है और जीपी में है, तो देन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। दूसरा, इफ ए बी सी आर इन एपी एचपी, देन ए बी सी आर इन जीपी। किन्हीं भी दो में हो जाएगा तो तीसरे में होना पड़ेगा और फिर वो इक्वल ही होंगे। थर्ड क्या होगा? इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी अपने पास एपी में है तो 1 बाय में बी सी, 1 बाय सी ए, 1 बाय ए बी आर ऑल्सो इन एपी एंड बी सी सी ए बी आर इन एचपी। यहाँ से दो रिजल्ट बन गए। ए बी सी अगर एपी में है, 1 बाय बी सी, 1 बाय सी ए, 1 बाय ए बी, ये किस में होंगे? एपी में होंगे, और इनका रेसिप्रोकल फिर किस में होगा? एचपी में। यानी कि ए बी सी अगर एपी में है, ए को छोड़ के दूसरे दो की प्रोडक्ट, बी को छोड़ के दूसरे दो की प्रोडक्ट, सी को छोड़ के दूसरे दो की प्रोडक्ट किस में होगी? एचपी में होगी। क्लियर हुआ भाई? क्लियर हो गया है? नेक्स्ट, इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी है तो 1 बाय बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी इज ऑल्सो इन एपी एंड बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी आर इन एचपी। ठीक है, क्लियर हुआ कुछ? अगर ए बी सी एपी में है तो बी सी सी ए और ए बी किस में होंगी? एचपी में होंगी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर एपी में है तो बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी किस में होगी? एचपी में होंगी। क्लियर हो गया? उनका रेसिप्रोकल करोगे तो वो अपने आप किस में आ जाएगी? एपी में आ जाएगी। क्लियर है इतना? ठीक है, नेक्स्ट भाई, ये मैंने एपी में थी तो बताया रिलेशन क्या बनेगा। इफ ए बी सी आर इन जीपी, अगर ए बी सी किस में है? जीपी में है, तो ये तो मैंने बता ही दिया था कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जीपी।
ए बी सी जीपी में है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीपी में बनेगी। इसका कन्वर्स कब ट्रू होगा? अगर ये अपने पास जीपी में है तो मैंने कहा था उनके रूट भी जीपी में होंगे, लेकिन ए बी सी को क्या होना पड़ेगा? वहां पे पॉजिटिव होना पड़ेगा। पीछे भी लिखवाया था ना, ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव और सी भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला ऐसे ही होल्ड हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ए बी सी को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट लिखो, इफ ए बी सी आर इन जीपी देन लॉग ए, लॉग भी बहुत आता है ये पेपर में, लॉग सी आर इन एपी। ये एपी में है तो एबीसी जीपी में होंगे, और अगर ये जीपी में है तो एबीसी को किस में होना पड़ेगा? एपी में होना पड़ेगा। 8th, इफ एबीसी आर इन जीपी देन लोगम, इन सब का बेस है ना ई रहेगा, कुछ भी नहीं है तो ई है, तो लोग ए लोग बी एम लोग सी एम आर इन एच पी। भाई इनका अगर मैं रेसिप्रोकल यहाँ ये कर दूं, लोग ई ए, लोग बेस इसका बी कर दूं और ई, और यहाँ पे बेस सी कर दूं, तो ये एपी में था, अब ये किस में हो जाएगा? एचपी में। तो सिमिलरली ये कह रहा है ये जीपी में है, तो अब बेस क्या होगा? एम, बेस ए बी सी बन गए, और एम कोई भी, जैसे इसमें जो बेस था वो अब इसके अंदर क्या बन गया? इसका नंबर बन गया। तो ये अपने पास किस में हो जाएगी? एचपी में। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, इफ ए बी सी आर इन जीपी देन क्या हो जाएगा? बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस डी। ए बी सी अगर जीपी में है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए आर इन, ये किस में हो जाएंगे? ए प्लस बी प्लस सी, ये एचपी में हो जाएंगे, इन एचपी। ए बी सी अगर जीपी में है तो अब देखना, मैंने बी प्लस सी नहीं लिया, मैंने लिया है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो वो किस में हो जाएंगे? एचपी में। फिर 10वां पॉइंट है,